सफलता ये नहीं देखती कि आपका प्रोफाइल क्या है, सफलता ये देखती है आपने मेहनत कितना की है। क्योंकि प्रोफाइल मेहनत से बनती है। ये सीनियर लेवल पे बैठा एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं बोल सकता किसी के बारे में कि वो बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। मिर्जापुर का जब बिजनेस शुरू हुआ, बाइक से हम लोग मिर्जापुर जाते थे बैठ बैठ के। दिन के सुबह निकलते, रात भर बिजनेस करते, फिर रात को आते, फिर अगले दिन निकलते बिजनेस करते, दिन भर लोगों के घर घर जाके फॉलो अप करते, फिर शाम को वापस आया करते। खाया नहीं खाया कोई नहीं पूछने वाला था। वो स्ट्रगल अगर फिल्म में बना के दिखा दिया है ना, तुम रोने लगोगे क्या किया है इन लोगों ने, कैसे बना इतना बड़ा कारवां मेरे दोस्त। ऐसी कहानियां थी एसलीपीएस के अचीवरों की, ऐसी है ओरिजिनल कहानी। आज इनकी चमक को देख के हमें लगता है कि ये फ्लूक में निकल गए। मैंने खुद संजीव सर को बस से बनारस आते हुए देखा था, रात भर जग के, न एसी न कुछ, उस पसीने वाली बस में बैठ के कंपनी का डायरेक्टर बनारस आके बिजनेस को डेवलप करता था। हम लोग जब बिजनेस करते थे, कई बार ऐसा होता था, मैं और गुरुजी महिपाल सर ट्रेनिंग के लिए कई बार ऐसे गए। एक सड़ी सी उस समय गाड़ी थी हम लोगों के पास, तो वो चलती कम थी, खराब ज्यादा होती थी। तो सैदपुर पहुंचने के बाद वो गाड़ी रुक गई। अब गुरुजी स्टीयरिंग संभाल रहे हैं, मैं कोट लगा के पीछे से धक्का मार रहा हूँ। फिर टायर पंचर हो जाए 2 गड्ढा के बाद, फिर कोट उतार के शर्ट, व्हाइट शर्ट मोड़ के फिर उसकी टायर चेंज करने लग जाते थे। पसीना निकल रहा है, टायर चेंज कर रहे हैं, फिर पहुंच के वहां पहुंचे, पसीना से नहा तो धो के फिर जोश के साथ मीटिंग करते। 2-2, 2:30 बजे तक प्लान, 3, 3:30 बजे रात तक प्लान चलता था। पकड़ लेते तो छोड़ते ही नहीं थे। बंदे ने बुलाया, सर एक बंदा लखनऊ है, गाड़ी उठाए लखनऊ सुबह सुबह। कभी नहीं सोचा, बस मौका चाहिए, बोल तू कहाँ आना है, हिंदुस्तान में कहीं भी, वहां हम लोग पहुंच जाया करते थे। ऐसा नहीं चेक के लिए दौड़ते थे हम, कभी सोचा ही नहीं कहां से चेक बनता है कहां से नहीं बनता है। गाड़ी उठाया, सीधे पहुंच गया, जाके टीम की मीटिंग किया। ऐसे काम किया है। ये जाओ, आज आपके जितने भी डायमंड एंड अबव लीडर्स आज आपको दिखा रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसे काम किया इन लोगों ने, ऐसे मेहनत हुई है। पिछले 7 साल के अंदर ये चमक आपको केवल दिखाई देती है ऑडी, BMW, मर्सिडीज और कपड़ों के, लेकिन इसके पीछे कितने पसीने बहे हैं, कितनी संघर्ष वाले दिन गुजरे हैं मेरे दोस्त, ये किसी को नहीं पता होता। जिस दिन ये बात अपनी टीम तक पहुंचाने लगोगे ना, देखना तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ कैसे जुड़ के काम करेगी। मैग्नेटिक पर्सनालिटी के बनो मेरे दोस्त, और सच्चाई के साथ काम करो। आज जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, जो आज आपकी स्ट्रगल है ना, समझना यही तुम्हारा इतिहास लिखने वाला है। कभी हम लोग रोज आते थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी बोलते थे कि यार परेशान मत हो, ये जो आंसू है ना, ये जो कष्ट आज हम लोग झेल रहे हैं ना, ये आने वाले भविष्य में सुखद अनुभव का एहसास कराएगा। गर्व फील करोगे लोगों से बताते हुए क्या करके आगे बढ़े। हम लोग अपने जीवन में सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए आपने कीमत क्या चुकाया, ये बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त। ये कहानी लिखा जा रहा है। ये जो भी आप एमरल्ड हैं, फिर टोपाज बनेंगे, फिर रूबी स्टार बनेंगे, ये कहानी चल रहा है आपके जीवन में। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा ना, उसकी कहानी उतनी बेहतरीन बनेगी, और जिसकी मेहनत, जिसकी कहानी जितनी बेहतरीन बनेगी, उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जी मत चुराओ, मेहनत से मत भागो। अपनी डाउनलाइनों के लिए इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि बंदा तुम्हें छोड़ के भी चला जाए तब भी जीवन में याद रखे, यार जिसको छोड़ के आए थे वो बड़ा अच्छा आदमी था। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तब लोग आपसे अटैच होना चाहेंगे। फिर कोई आपको डांटने के बाद भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक हाई लेवल की अट्रैक्शन पावर आ जाएगी माय डियर फ्रेंड। देन समर्पण के साथ बिजनेस करना है। जो भी काम करो अपने जीवन में, समर्पण के साथ काम करो। डेडिकेशन, समर्पण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सफल होना है तो सफलता को समर्पित करना पड़ेगा। किसी इंसान को अगर एक अच्छा तैराक बनना है, तो सबसे पहला काम उसको अगर कुछ करना होता है तो वो है पानी के प्रति समर्पित होना। जिस दिन तक वो पानी से लड़ता रहेगा, वो कभी भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो पानी के प्रति समर्पित हो गया, उसी दिन पानी उसको ऊपर फेंकना शुरू कर देगी, वो पानी में तैरना शुरू कर देता है। वैसे जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए समर्पण का होना बहुत जरूरी है। समर्पण किसके प्रति? अपने सपनों के प्रति। समर्पण किसके प्रति? अपने अपलाइन के प्रति। जिस संस्था में आपने करियर लगाया है, उस संस्था के प्रति आपका समर्पण कितना है, इस बात से सफलता दिखेगी। समर्पण का मतलब नहीं है कि हम किसी इंसान के सामने झुक रहे हैं। आज अगर आप अपने अपलाइन के एक बातों को मानते हैं, जैसा बोलता है अपलाइन उस तरह का अगर काम करते हैं मेरे दोस्त, ये समर्पण अगर आपका अपने अपलाइन के प्रति है, इसका मतलब आप इंसान के सामने नहीं, अपनी सक्सेस के सामने समर्पित कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है। जब तक समर्पित नहीं करोगे, तब तक सफलता मिलेगी नहीं जीवन में।
करना पड़ेगा समर्पण किसी एक इंसान के प्रति सफल होने के लिए। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण का मतलब झुकाव नहीं है कि आप दब रहे हो किसी से, सक्सेस के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। ये सोचो कि यार अपलाइन मेरा 5वीं पढ़ा हुआ है, हम ग्रेजुएशन है, हम कैसे उसको समर्पित कर दें ना, क्योंकि जिसके प्रति आप समर्पित हो रहे हैं वो पोजीशन मायने रखता है कि उस पोजीशन पे कोई है, कौन है ये मायने नहीं रखता। समझ में आ रही है बात? अपनी बागडोर अपने अपलाइनों के हाथ में पकड़ा दो। जनरली मैंने देखा है कि हम जब नीचे लेवल पे होते हैं तब तो समर्पित होते हैं अपलाइन के प्रति, जो बोलता है अपलाइन हम करते जाते हैं। लेकिन जैसे हमारी रैंक थोड़ी बड़ी होती है, हमारी लेवल थोड़ी बड़ी होती है, ये समर्पण रूप बदल जाता है। समर्पण आपकी और आपकी टीम में ना एक कल्चर को देता है, कल्चर को जन्म देता है। अगर आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होंगे तो आपकी डाउनलाइन आपके प्रति समर्पित होगी। इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने अपलाइन के प्रति समर्पण दिखाएं। और समर्पण दिखाने का मतलब है अपलाइन इज ऑलवेज राइट, अपलाइन जैसे बोले कर डालो, दिमाग मत लगाओ। ये होता है असली समर्पण। सचिन तेंदुलकर चाहे कितना भी बड़ा क्रिकेटर था, लेकिन अगर उसे मैच जीतना था तो अपनी कोच के प्रति समर्पित होना पड़े होगा। अगर वो ये सोचते कि मैं तो मास्टर ब्लास्टर हूं, मैं कोच की बात नहीं मानूंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो जीवन में वो क्रिकेट के भगवान नहीं बन सकते थे। जैसे खिलाड़ी के लिए अपने कोच के प्रति समर्पित होना जरूरी है, एक स्विमर के लिए पानी के प्रति समर्पित होना जरूरी है, वैसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होना जरूरी है। अपना हाथ अपने अपलाइन के हाथ में पकड़ा दो और बोल दो सर तुम्हारे भरोसे जो करना है करो। अगर अपलाइन कमीना भी निकला ना तब भी टेंशन मत लेना। जो समर्पण आपने अपलाइन के प्रति दिखाया है, आपको फायदा ये मिलेगा कि आपकी पूरी टीम आपके प्रति समर्पित हो जाए। अपलाइन की जरूरत शुरुआती स्टेज में होती है मेरे दोस्त, बाद में अपलाइन का एक ही काम रह जाता है, गाइडलाइन देना। आज ये जितने भी सीनियर लीडर हैं, ब्लैक डायमंड ने, ये सारे खुद एक अच्छे ट्रेनर हैं, सारे खुद ही अच्छे बेसिक काम करते हैं, बड़े अचीवर्स हैं, लग्जरियस गाड़ियों के ओनर हैं, ये खुद ही बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर इन्होंने मेरे प्रति समर्पित किया था तो वो समर्पण 2 सालों का था, लेकिन अब उसका फायदा ये मिलेगा कि जब तक इनकी टीम रहेगी इनके प्रति समर्पित रहेगी। कुछ दिन का समर्पण जीवन भर आपके डाउनलाइनों का आपके प्रति समर्पण को बढ़ावा दे देता है मेरे दोस्त, और ऐसी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो कंडीशनल समर्पण दिखाते हैं। अगर अपलाइन के हम वीक लेग में हैं, अपलाइन अगर हमारे साथ काम कर रहा है तो गुरुजी, और अपलाइन गलती से हमारा वाला लेग स्ट्रॉन्ग हो गया और अपलाइन अपने दूसरे वीक लेग में लग गया तो गुरु घंटाल कौन है तू। फिर वो खुद हीरो बनने लगते हैं, खुद हीरो बनने के चक्कर में अपने डाउनलाइन के सामने अपलाइन की बुराई करने लग जाते हैं, या उसके अपलाइन के सामने अपनी सेगी बहारने लग जाते हैं। फिर हम बोलते हैं हम समर्पित हैं, गलत। आपने देखा होगा वृंदावन में या मथुरा में जब जाइए कभी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राधा कृष्ण की या छोटे कान्हा की एक एक मूर्ति लेके रखते हैं। डेली सुबह उठ के उनको खाना खिलाते हैं, डेली उनको स्नान कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। मैं सच्चाई बताऊं, आज तक किसी को परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए होंगे। वो उनकी परिकल्पना होती है, जो कहानियां वो लोगों के सामने सुना देते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, वो एक परिकल्पना है, लेकिन आज तक परमात्मा ने किसी को कलयुग में दर्शन नहीं दिया होगा। लेकिन क्या समर्पण है लोगों का कि डेली 5 तरह का खाना बनाते हैं और डेली 5 तरह के खाना बना के खिलाने की कोशिश करते हैं। छोटी सी मूर्ति जो होती है उसको, वो खाए या ना खाए, लेकिन उसको टच करा के नीचे रखने का जो सुखद एहसास है मेरे दोस्त, उस चीज के लिए वो डेली सुबह 6 बजे उठते हैं, स्नान करके पूजा पाठ और पूरी तैयारी करते हैं। ये होता है समर्पण भगवान के प्रति। और ऐसे लोगों से कभी आप मिलकर देखना, जब आप सामने बैठ जाओगे ना, क्या गजब पॉजिटिविटी का एहसास उनके अंदर से निकलता है। कितना भी निगेटिव इंसान ऐसे लोगों के पास, ऐसे संतों के सामने अगर जाके बैठ जाए, मैं संती बोलता हूं उनको, आप देखना आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है उस समर्पण की वजह से। समझ में आ रहा है? भगवान के दर्शन हुए नहीं हुए थे, लेकिन उस समर्पण ने इतना तगड़ा काम कर दिया, उस इंसान की खुद की आत्म छवि बदल गई। वो इंसान खुद ही परमात्मा जैसा हो रखा है आज के समय। सक्सेस भी कुछ ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। हम लोग समझा समझा के थक जाते हैं। अपलाइन की बुराई मत करो, जस्ट अपलाइन से पंगे मत लो। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, सबसे ज्यादा कोई अगर किसी से ज्यादा जलता है तो जस्ट अपलाइन से जलता है, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत भी बेचारा वही करता है। याद रखना, आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर आपका काम कोई आएगा ना तो जस्ट अपलाइन, जिसने आपको ज्वाइन कराया है, काम आता वही है लास्ट समय में, क्योंकि उसका ना कनेक्शन आपके साथ बड़ा अच्छा होता है। उसके सामने आप निगेटिव बोल सकते हो, है ना, उसको थोड़ा धमका सकते हो, अपनी भड़ास उसके सामने निकाल सकते हो। होता है नहीं होता है? और ये भी बता रहा हूं, जीवन में जितनी बड़ी ग्रोथ आपका जस्ट अपलाइन आपके लिए करके दे देगा ना, कोई कुछ भी बोले, मैं ट्रेनिंग ही तो दे सकता हूं, ग्राउंड में आ सकता हूं आपके साथ, कौन आएगा?
जस्ट अपलाइन। जिस इंसान ने हमारे सपनों को जगाया, जिस अपलाइन ने हमारे निगेटिव माइंड को पॉजिटिव किया, जिस अपलाइन ने मेहनत करके हमें ऐसी अच्छे सिस्टम से मिलवाया, जिस अपलाइन ने इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग हमें अटेंड कराया, क्या उस अपलाइन के प्रति हमारा समर्पण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये जो रिश्ते आपके कभी कभी किसी कारणवश अपने अपलाइनों से खराब हो जाते हैं ना मेरे दोस्त, अगर समर्पित रहोगे तो ये रिश्ते जीवन में कभी खराब नहीं होंगे और ये बहुत बड़ा लॉस देते हैं आपके बिजनेस को। समझ में आ रही है बात? और ये कब होगा? जब आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने अपलाइन से भी मोहब्बत करना सीखो। मैं आपको दावे के साथ बोलूं, ये फ्रंट लाइन में बैठा एक भी सिंगल ऐसा डायमंड नहीं है जो कामचोर है। एक सिंगल काबिलियत हर इंसान के अंदर अलग अलग होती है, हर किसी की क्षमता अलग अलग है, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, परमात्मा ने नहीं बनाया, हर किसी की बुद्धि एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ये फ्रंट लाइन के जितने भी डायमंड एंड अबव लीडर हैं, आज भी मार्केट में अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो क्या इन अपलाइनों के प्रति हम समर्पित नहीं हो सकते? क्या इन लोगों के हाथ में अपना फ्यूचर हम नहीं दे सकते? करना मेहनत तुम्हें ही है मेरे भाई, मेहनत आप ही करोगे, अपनी जिंदगी बदलोगे आप ही। लेकिन ये समर्पण आपके अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लाके आपको बहुत बड़ी ताकत देगा, इसलिए करना है समर्पित। एकलव्य की कहानी आपने सुना होगा। एक दिन के लिए भी द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया, लेकिन एकलव्य ने मान लिया था कि द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। क्या डेडिकेशन रहा होगा उस लड़के का, सोचो क्या समर्पण रहा होगा। प्रतिमा लगाया और प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक बार पांडव अपना जंगल में गए हुए थे, एक कुत्ता साथ में था। कुत्ता ग्रुप से हट गया और जाके जोर से एकलव्य को देख के भौंकना शुरू किया। क्या किया एकलव्य ने? बाण मारे और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, एक बूंद लहू नहीं निकला। कुत्ता वापस आया, जब पांडवों ने देखा कुत्ते के मुंह में बांध भरा हुआ है लेकिन एक बूंद ब्लड नहीं निकला है। लोगों को आश्चर्य हुआ, स्वयं द्रोणाचार्य जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसी धनुर्विद्या तो आज तक मैंने पृथ्वी में किसी को नहीं सिखाया, ये कौन धनुधर है? क्योंकि उन्होंने वादा किया था अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने का विश्व का। पहुंचे, देखा भील भेष में एकलव्य खड़ा था। अर्जुन की तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने प्रशंसा करी एकलव्य की, लेकिन अर्जुन की तरफ देखा, उन्हें लगा कि मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो सकता है। उन्होंने एकलव्य से क्या मांगा? अंगूठा। अगर तुम मुझे इतना ही गुरु मानते हो तो मेरी गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने हंसते हुए बोला, बताइए गुरु जी क्या चाहिए? द्रोणाचार्य ने बोला कि अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना है तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। आपको क्या लगता है एकलव्य को नहीं पता चला होगा द्रोणाचार्य क्या मांग रहा है? इतना बेवकूफ था क्या? नहीं पता चला होगा? पता चला होगा, नहीं चला होगा? क्या उसको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि द्रोणाचार्य उसके साथ क्या कर रहा है? समझ में आ रहा था, लेकिन एकलव्य ने एक मिनट देर नहीं किया, बगल से चाकू निकाला और अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य के सामने समर्पित कर दिया। ये समर्पण की ताकत थी मेरे दोस्त, कि हजारों युद्ध लड़ने के बाद भी आज भी जब समर्पण की बात की जाती है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा की भी बात की जाती है, तो अर्जुन से ज्यादा इज्जत एकलव्य की ली जाती है, जिसने एक भी युद्ध नहीं जीते थे जीवन में। आज भी अगर गुरु शिष्य का एग्जाम्पल दिया जाता है तो अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम लिया जाता है। हजारों युद्ध जीतने के बाद भी अर्जुन उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया, एक अंगूठा दे के एकलव्य पहुंच गया। दैट इज द पावर ऑफ डेडिकेशन, पावर ऑफ समर्पण। ऐसा अगर आप कर जाओगे मेरे दोस्त ना, फिर आपको अपने अपलाइनों की बुराइयां नहीं दिखेगी, फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। आपके अंदर खुद एक आत्मिक ताकत आ जाएगी और वो ताकत आपको एस्लीपियस वेलनेस में ब्रांड एम्बेसडर बना देगी। जनरली लोग क्या करते हैं, कभी भी अपलाइन या डाउनलाइन से कोई भी विवाद हो गया या अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कुछ भी कन्वर्सेशन लूज टॉक हो गया तो लोग क्या करते हैं, द नंबर यू हैव डायल इज स्विच ऑफ। थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा क्या किसी ने बोल दिया, ग्रुप से आउट, मोबाइल ऑफ, ब्लॉक। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में होते तो ऐसा करते? पड़ोसी ने धमका क्यों दिया, चलो आज के बाद धंधा बंद, वहां नहीं करते हम लोग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ी कॉमन समस्या है ये, बातचीत न करना, मुंह फुला के घर बैठ जाना। अपलाइन जाए तो उसकी बातें सुनना ही नहीं, उससे बात ही न करना। इससे क्या है, दरारें और बढ़ जाती है। लीडरशिप के लिए हमेशा एक क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन स्किल। बातचीत करने का स्कोप हमेशा एक लीडर के माइंड में होना चाहिए। इस दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बना, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी, जिसका समाधान ना हो। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान है। अपलाइन आपकी डाउनलाइन को भड़का रहा है, कोई बात नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, इसका समाधान है। आपकी टीम दूसरी कंपनी में चली गई, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान देखना है। हमारा सेल ग्रो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान देखना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम आने के बाद
या डिससेटिस्फैक्शन होने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ करके ग्रुप से बाहर होके घर में बैठना कोई समाधान है? तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो? बोलते सर मेरा ईगो पे बात आ गया था। बाहर ईगो, नौकरी में बॉस लात मारता है तब ईगो नहीं आता, बिना पैसे के पड़ोसी गाली दे देता है तब ईगो नहीं आता, हॉस्पिटल में जाते हैं पीछे लाइन में खड़ा कर दिया जाता है तब ईगो नहीं आता, परिवार के साथ रोडवेज के बसों में धक्के खाते हैं तब ईगो नहीं आता। जिंदगी में कुछ बदलना होता है और वहां एक इंसान ने जिसने कुछ बनाया है, जिसने कुछ हमारे लिए किया है, वो इंसान अगर कुछ बोल दे तो हमें क्या आ जाता है? ईगो। समझ रहे हैं ना? छोटी मानसिकता। किस बात का ईगो? क्योंकि आप टोपाज है इस बात का ईगो, क्योंकि हम रूबी स्टार बन गए इस बात का ईगो। बोले सर मेरे अपलाइन ने मेरी टीम के सामने मुझे डांट कैसे दिया, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोले पैसा सर बाद में कमाएंगे, इज्जत भी तो कोई चीज होता है बाहर है तुम्हारी इज्जत। जब ये दुनिया इज्जत उतारती है उस समय इज्जत की याद नहीं आती, और किसी अपलाइन ने अगर गुस्से से कुछ बोल दिया तो इज्जत की याद आ जाती है। बिना टिकट के जाते थे और टीटी गेट से बाहर निकाल देता है कॉलर पकड़ के खींच के, उस समय इज्जत नहीं उतरती हमारी। अपने किसी पड़ोसी से गाड़ी मांगते और वो पड़ोसी झूठ बोल देता था, हम पैदल चले जाते थे, उस समय इज्जत हमारी नहीं उतरती थी। और जिस इंसान ने जीवन बनाया, गुस्सा अवश्य अगर उस इंसान ने कुछ बोल दिया तो हमारी इज्जत उतर जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? मुंह फुला लेते हैं, ग्रुप से फटाफट आउट हो जाते हैं, फिर निगेटिव होकर घर में बैठ जाते हैं। अपलाइनों का नंबर यू हैव डायल इज बिजी, ब्लॉक लिस्ट। ऐसे ही होता है ना? ये लीडरशिप की निशानी नहीं है। एक अच्छा लीडर होता है तो क्या करता? तो वो बातचीत करेगा। एक अच्छे लीडरशिप की निशानी है हर समस्याओं के बाद बातचीत करना। दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिस प्रॉब्लम का समाधान न हो अगर आपने बातचीत का स्कोप रखा तो। देखते हो देश देश में युद्ध का माहौल बन जाता है, इधर से सेना रेडी उधर से सेना रेडी, तब तक एक न्यूज आता है अभी पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जब देश के झगड़े बातचीत से खत्म हो सकते हैं मेरे दोस्त, तो हमारे और आपके क्या लफड़े इतने बड़े हैं कि बातचीत से नहीं खत्म होंगे। हमेशा जीवन में नोट कर लो, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी दिक्कत आए, सब करना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, लेकिन अपलाइन का नंबर ब्लॉक मत कर देना। क्योंकि नंबर ब्लॉक कर देने से, ग्रुप से आउट हो जाने से, सबसे पहली बात आपने अपने डाउनलाइनों के माइंड में डाल दिया कि अपलाइन से नाराज भी हुआ जाता है। इसका लॉस जीवन में कभी आप भर नहीं पाओगे, खास करके उस समय उस ग्रुप में जो जो आपकी डाउनलाइन हो गया। आप बाद में तो मान जाओगे, लेकिन ये जो कल्चर आपने डाला ना, ये कल्चर जीवन भर आपको नेटवर्क में परेशानी देता रहेगा। दूसरी चीज, हमेशा हमें कोशिश करना है कि जिस वजह से भी हमारे रिश्तों में खटास आई हो, बैठ के एक बार बातचीत जरूर करें। हमेशा ये बातचीत ना करने की वजह से, क्योंकि देखो आपस में अगर खटास है तो वो खटास खत्म भी हो सकता है बातचीत करने से ही। अगर आपको अपने अपलाइन की किसी एक्टिविटी में अच्छी बात नहीं लगी तो जाओ मिलो अपलाइन से, सर मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मान लो वो अपलाइन गुस्से में नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर अपलाइन को फोन करो, सर मुझे सर के साथ बैठना है, आप बैठाओ। ऊपर का अपलाइन तो बैठा देगा दोनों को, और दोनों बैठो और फिर बातचीत करो, डिस्कस करो, क्या बात थी सर, आपने ऐसा बोला क्यों, क्या बात रही सर बताइए। बातचीत करने से बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकी में सॉल्व हो जाती है। मुंह फुलाने से समस्या और बड़ी होती चली जाती है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्यार से बातचीत करो, प्यार से, मुंह फुला के नहीं, प्यार से। सर मेरे को ना एक आपसे सर 5 मिनट मिलना है। ठीक है आइए जी बैठिए। सर सब कुछ बहुत बढ़िया है सर, और आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस दिन सर जो बात आपने बोली थी ना गुरुजी, मुझे सर दिल से बड़ा हर्ट किया, अच्छा नहीं लगा सर। अगर एक अच्छा सीनियर होगा ना तुम्हें सॉरी बोलेगा, लेकिन तुम और भड़का देते हो। इस तरीके से अगर बात करोगे ना, अगर उसने गलती किया होगा ना सीनियर, तुम्हें सॉरी बोलेगा, झुक गया ना अपने आप। जब प्यार से झुकाया जा सकता है तो मुंह फैला के रिश्ते क्यों खराब करना, है या ना। इसलिए ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए, ऑलवेज कन्वर्सेशन स्किल डेवलप करना, हमेशा बातचीत करना। चाहे डाउनलाइन से कोई प्रॉब्लम हो, उससे बोलो सर मिलो, आओ बैठते हैं, उसके घर जाओ मिलो। कोई दूसरी कंपनी में चला गया और उसको लताड़ो मत, मिलो सर मिलो तो एक बार बैठते हैं, बातचीत करो, समझात। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो ऐसे भी नहीं आएगा। बोलते हैं जब काल मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वो तो ऐसे भी नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट आप संतुष्ट रहोगे क्योंकि आपने बातचीत तो किया था, आपने प्रयास तो किया था, आपने फॉलोअप तो किया था। इसलिए ऑलवेज डेवलप कन्वर्सेशन बिटवीन योर अपलाइन एंड डाउनलाइन इन एनी सिचुएशन। कोई भी कंडीशन, बातचीत करने का तरीका जरूर आजमाएं। मेरी टीम एक बहुत अच्छा लीडर था। 2016 में जब हम लोग बिजनेस में आए, वो भी आया। बिजनेस है, किसी का अप किसी का डाउन, किसी का उठता है किसी का गिरता है। उस समय हम लोग सब लोग उसी फिराक में थे। मैं भी 2000-5000 की चेक पे स्ट्रगल कर रहा था, उसकी भी हालत वैसी थी। तो जब बिजनेस नहीं हुआ, थोड़ा उसका लेट उठा, टीम बनी टूट गई, तो बहुत निगेटिव रहता था, टाइम टू टाइम बहुत निगेटिव हो जाता था। मतलब अभी अगर वो रहता हमारे बिजनेस में तो कम से कम रॉयल डायमंड तो पक्का था, मुझे पता है। काफी अच्छी क्वालिटी थी, वो ऐसा क्वालिटी वाला लड़का था कि अगर किसी के सामने उसको बैठा दो तो या तो उसका मर्डर कर देता या तो डीडी ले लेता, ऐसा आक्रामक था। एक बार वो किसी का फॉलोअप करने गया और कल प्लान किया,
आज बात थी डीडी की, आज गया तो पता चला उसका बाप मर गया। पूरे दिन अर्थी के पीछे मुर्दा घाट पे पहुंच गया, साथ में मिलके बॉडी जलाया। अब जब वो जैसे ही रोना शुरू किया तब पहुंच के जाके उसका फॉलोअप शुरू किया। सर देखो पापा लास्ट स्टेज में है, अब सर दुनिया में कुछ क्षण उनके बचे हुए हैं, ये भी जल के भस्म हो जाएंगे। उनकी लास्ट इच्छा थी कि तुम बिजनेस करके डायमंड बनो, अभी अगर पैसा दे दोगे सर तो पापा जीते जी देख लेंगे। उनके बेटे ने शुरुआत कर दी, निकालो 16,000 रुपए। ऐसा बंदा था वो, ऐसा टैलेंटेड बंदा था वो। और डीडी निकाल के आया शाम को 5 बजे 6 बजे। ऐसा गजब का टैलेंटेड था, उसको हम लोग डीडी मशीन बोलते थे। मतलब जैसे हम सब फेल हो जाते हैं ना किसी का डीडी निकालने के लिए, तो हमारा ब्रह्मास्त्र था, उसको लास्ट में छोड़ते थे, जाओ तुम। अब ऐसा टैलेंटेड बंदा, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, वो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव होते रहता था। तो शुरुआती दौर में जब हम उस लेग में काम किया करते थे तो जब भी निगेटिव होता तो मुझे पता चल जाता था, तो मैं उसको पकड़ के बातचीत करके उसको मोटिवेट कर देता था, उसको समझा लिया करता था। जब मैं अपने इंसेंटिव में काम करना शुरू किया तो मेरा उससे कन्वर्सेशन थोड़ा कम हो गया, तो मुझे उसकी प्रॉब्लम एक्चुअल पता नहीं चली कब वो निगेटिव हुआ। लेकिन इस बार उसने क्या किया, वो जब निगेटिव हुआ, जैसे वो घर भी जाता था ना, तो मेरी आदत थी मैं बाइक उठाता, उसके घर जाता आजमगढ़ और उसको गाड़ी पे बैठा के वापस ले आता था बनारस। मैं छोड़ता नहीं था, मैं सबका घर देख के रखा था। तू निगेटिव होकर ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, घर पे ही तो जाएगा। इसलिए मैंने सारे डाउनलाइनों के घर के एड्रेस लिख के रखे थे। तो भागेगा कहाँ ज्यादा से ज्यादा, घर ही घुसेगा ना, मैं घर पे चला जाऊंगा। उसने क्या किया, वो किया कि उसके घर वाले किए, हमें भी नहीं पता। उस बार जब वो निगेटिव हुआ तो मुझे पता चला 2-3 दिन बाद। मैं उसके घर गया निगेटिव हुआ तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ कर दिया और मेरा नंबर ब्लॉक। पहला काम उसने ये किया। और दूसरा काम किया कि वो घर से छोड़ के अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भाग गया 2-3 महीने के लिए। उस बार जब उसने ऐसा किया तो मैं गाड़ी उठाया, मैं उसके घर गया। जब मुझे पता चला कि ये बंदा निगेटिव हो गया, मैं गया उसके घर। अब धीरे धीरे क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, जब बिजनेस का लोड बढ़ते जाता है तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब फोन उठा नहीं रहा है, मैं बराबर ट्राई कर रहा हूँ। उसका घर गया तो हुआ नहीं, तो और बिजनेस उस समय बड़ा, हम लोग भी स्ट्रगल में थे। हम भी अगर इतना ध्यान पीछे पड़े रह जाते तो हमारी खुद की चेक नहीं आती, तो हम भी बाइक के लायक नहीं होते। कुछ दिन के बाद क्या, वो छूट गया बिजनेस, मतलब वो बंदा ही छूट गया हमसे, वो छूटता चला गया। 2023 में उसका कॉल आया। अभी इस बार मैं कहीं से आ रहा था, उसका कॉल आया मेरे पास और रोना शुरू किया। लिटरली बता रहा हूँ, रोना शुरू किया। बोले यार मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी यही गलती कर दी कि मैंने तेरा नंबर ऑफ कर दिया। आज भी वो लड़का 12,000 की नौकरी ढूंढते चल रहा है। बोल रहा है मेरे को ना अपना पीए रख ले तुम। सोचो, जो लड़का रॉयल डायमंड बन सकता था, केवल एक कमी उसने किया, बातचीत नहीं किया लास्ट टाइम, और बिजनेस से आउट हो गया। आज भी उसकी आईडी पड़ी हुई है। अब मैं उसको ला भी लूँ तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है। मेरे दोस्त, शुरुआती दौर में जब गुस्सा गुस्सी होता है ना, तो पता नहीं चलता हमें कि हम गलती में क्या डिसीजन बना रहे हैं, टेढ़े मेढ़े बोल के निकल जाते हैं। इसका एहसास तब होगा जब कुछ समय निकल जाएगा और तुम्हारे साथ के लोग कई गुना आगे बढ़ जाएंगे तुम्हारी गलतियों की वजह से। इसलिए जीवन में आज से गांठ बांध के यहां से जाओ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए बिजनेस में, कितना भी नोक झोंक हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जीवन में कन्वर्सेशन का जो स्कोप है उसको कभी खत्म नहीं करना। बातचीत जरूर करना, चाहे वो अपलाइन से हुआ हो, चाहे वो डाउनलाइन से हुआ हो, चाहे कोलाइनों से हुआ हो। जो इंसान के अंदर बातचीत करने की काबिलियत आ गई, वो इंसान का नेटवर्क कभी मर ही नहीं सकता। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। इसलिए खुद की काबिलियत ना अपने मुंह से नहीं बोलना, हमेशा अपलाइन की काबिलियत का बखान करते रहो। तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हारा बखान खुद कर देगी। ये क्वालिटी डेवलप करेंगे। देन एजुकेशन, ऑलवेज अपग्रेड करो अपने आप को, और बेसिक पे अपग्रेड जरूर करना। अच्छा प्लानर बनो, अच्छा फॉलोअप करना सीखो, अच्छी काउंसलिंग करना सीखो, टीम को लगातार प्लानिंग देते रहो। 8 स्टेप ट्रेनिंग नहीं आ रही है, उसको तैयार करो। यहाँ कोई परफेक्ट पैदा नहीं हुआ, कमियां हम में भी है, कमियां आप में भी है। फर्क सिर्फ इससे होता है कि किसने अपने अंदर की कितनी कमियों को खत्म करने की कोशिश करी, बस। इसलिए इस हीन भावना से कभी नहीं ग्रसित होना है कि यार हम में तो इतनी कमियां हैं ना। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कमी है। सफलता इस बात से निहित करती है कि किसने अपनी कितनी कमी दूर करने का प्रयास किया। तो एजुकेट योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ, जितना हो सके, जितना मौका मिले आपको ट्रेनिंग मीटिंग में आने का, खुद भी आओ और दबा के अपनी टीम को ट्रेनिंग मीटिंग में लाओ। सीखो, सिखाओ और पैसे कमाओ। सीखो, सिखाओ और पैसे, सीखो, सिखाओ और पैसे, बस। एजुकेशन बहुत बड़ी ताकत है। मैं फर्स्ट डे ही बताया था, सीखे रहोगे तो डरोगे नहीं। डरता वो है जिसने सीखा नहीं है, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता। जिंदगी भर इंसान सीखता रहता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही सीखते रहने का बिजनेस है। हम लोग आज भी सीखते हैं। आज भी मुझे कोई ट्रेनिंग देना होता है
कोई नई समस्या अगर आती है, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता, मैं हाथ जोड़ के पहुंच जाता हूं अपने ग्रेट अपलाइन के पास और मैं पूछ लेता हूं सर इस समस्या का समाधान कैसे करना। क्योंकि भैया मेरे पास 15 करोड़ कमाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे अपलाइनों के पास 20 करोड़ कमाने का एक्सपीरियंस है। वो तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, है कि नहीं। मेरे पास 10 लाख की टीम हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे ग्रेट गुरुजी लोगों के पास 20 लाख 30 लाख की टीम को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, तो वो तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं ना। तो मैं अगर सोचूं कि आई एम द बेस्ट, मैं उसी दिन ख़त्म हो जाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं सीखता रहता हूं, इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। आपको हमेशा स्टूडेंट बन के रहना, हमेशा सीखते रहो। फोकस ऑन एजुकेशन कर सकते हैं। अगला है साहस। ये लीडरशिप की बहुत ही अनमोल क्वालिटी है। करेज, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, कुछ भी करने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। और ये हिम्मत वही दिखा सकता है जो इंसान कंफर्टेबल जोन से बाहर आके बिजनेस करे। डर डर के धंधा मत करो। डर डर के धंधा करना आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। डर डर के बिजनेस नहीं करना, हमें हिम्मत दिखाओ। बिजनेस की डिमांड जो बोलती है उस डिमांड को पूरा करना है। कई बार मैंने सुना है जब हमारे लीडर रूबी स्टार बन जाते हैं, सफायर बन जाते हैं, तो आपका अपलाइन आपको गाड़ी लेने के लिए बोलता है और हमें लगता है कि अपलाइन हमें फंसा रहा है। आप मुझे बताओ, अपलाइन का भी तो परिवार है और अपलाइन की चेक की वजह कौन है? आप ही लोग तो हैं। तो क्या कभी अपलाइन अपने परिवार के पेट पे लात मारेगा? तो फिर ऐसा आप क्यों फील करते हो कि अपलाइन गाड़ी लेने के बोल रहा है तो हमें फंसा रहा है? समझो, हमारे बिजनेस में जो धंधा है ना, लोगों का बिजनेस है। हमारी आपकी कोई ऑफिस नहीं होती, होती है क्या? हमारा आपका कोई शोरूम नहीं होता। अपने धंधे के शोरूम हम खुद हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर खुद बिकता है। जब आप में दम दिखता है तब लोग आपके पीछे करियर लगाते हैं। जब आप अच्छे लीडर दिखाई देते हो तब लोग आपके पीछे चलते हैं। यही बात है कि नहीं है? और हम सब एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग। साइकिल से हमने बिजनेस की शुरुआत करी है, मोटरसाइकिल से हमने बिजनेस की शुरुआत करी है। जो हमारा डाउनलाइन है वो भी सेम हमारी कैटेगरी का इंसान है, वो भी सेम, उसकी जिंदगी हमारी जैसी है, वो भी गरीबी से निकलता हुआ आ रहा है। तो जो हमारी डाउनलाइन है और हम में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। तो ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सबसे पहला अपने ड्रेस कोड के ऊपर। ये खर्चा नहीं है मेरे भाई, ये इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस का। जो बार बार बोला जाता है ना, ड्रेस कोड अच्छी बनवाओ, बढ़िया ड्रेस डेवलप करो, बोलता नहीं बोलता अपलाइन? ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप अपने बिजनेस के शोरूम खुद ही हो और जब तक शोरूम चमकेगा नहीं तब तक माल बिकेगा नहीं। दुनिया का हर धंधे वाला खुद से ज्यादा पैसा अपने शोरूम पे खर्चा करता है, ब्रांडिंग पे खर्च करता है, अपने घर से ज्यादा पैसा अपने बिजनेस के डेवलपमेंट पे खर्च करता है। लेकिन हमारे धंधे में क्या आपको फैक्ट्री वाले को पैसा देना है, कंपनी ऑफिस में बैठे लोगों को पैसा देना है, अपने यहाँ 5 एम्प्लॉय को पैसा देना है, शोरूम को पैसा देना है? तो फिर आप 70 करोड़ कमाओगे कैसे? यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बड़े लेवल पे, और वो इन्वेस्टमेंट होता है हमारे खुद के प्रति। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है हमारे ड्रेस कोड का इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपका अपलाइन बार बार अगर आपको ये बात बता रहा है कि ड्रेस अच्छा करो, एमराल्ड के बाद, टोपाज के बाद ड्रेस अच्छा करो, आपको लगता है अपलाइन खर्चा करा रहा है। अरे मेरे भाई, वो खर्चा नहीं करा रहा है। अभी तुम्हारे बिजनेस में ये डिमांड है ड्रेस कोड सही करना, क्योंकि जब तक आप अपनी ड्रेस कोड सही नहीं करेंगे तो नीचे वाले आपको आइडियल नहीं मानेंगे कभी भी। नीचे वालों की नजर में आप चेंज होते हुए नहीं दिखोगे तो नीचे वाले आपके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बार बार आपका अपलाइन बोलता है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। दूसरी बात, जब आप रूबी स्टार पे हो जाते हैं, सफायर पे हो जाते हैं, आपका अपलाइन आपको बोलता है गाड़ी ले लो, बोलता है नहीं बोलता है? मैंने सुना है कि सर लायबिलिटी में डूब जाएंगे, सर कर्जा आ जाएगा। सोचो, जब तुम शोरूम चला रहे होते और तुम्हें जरूरत पड़ता 50 लाख का माल डलवाने की, लोन लेते नहीं लेते? वो कर्जा नहीं है क्या आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि बिजनेस सेंस है, वो धंधा आपका है, उस धंधे में पैसे आपने लगाए हैं, जिम्मेवारी आपको लगता है इस धंधे को उठाने की मेरी है, इसलिए आप लोन लेने के लिए तैयार है। और यहाँ अपलाइन नहीं बोल रहे हैं लोन लेके बिजनेस करो, लेकिन अपलाइन बोल रहा है कि जब पैसा आए तो अपने बिजनेस में एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। और सेकेंड इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस का होता है हमारी गाड़ी, क्योंकि जब इंसान बाइक से चलता है तो उसका एटीट्यूड दूसरा होता है, लेकिन जैसी वो गाड़ी में आ जाता है ना, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। कितने लोग यहाँ कार अचीवर हैं? कितने लोग? बहुत अच्छी बात है। सच बताना, जब आप बाइक से चलते थे और जब आप 4 व्हीलर गाड़ी में आए, लोगों का आपको देखने का नजरिया बदला नहीं बदला? लोग अब आपको रिस्पेक्ट देने लगे नहीं देने लगे? पहले लोग जैसे बात करते थे, आज उनकी बातचीत की भाषा आपके प्रति बदल गई नहीं बदल गई? समझ में आ रही है बात? ये लायबिलिटी नहीं है, ये हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, रिक्वायरमेंट है। और जो इंसान
टाइम पे रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता है, उसकी एक एक रैंक निकलने में 2-2 साल लग जाते हैं। फिर वो बोलता है गुरुजी हम पीछे छूट गए। तूने धंधे की डिमांड नहीं पूरा की तो धंधा तुम्हारा डिमांड कहां से पूरा करेगा? मेरे भाई, दुनिया में बिजनेस कभी भी ये नहीं देखता तुम कितना कर्जा लेके आए हो। बिजनेस ये देखता है कि जो मेरी डिमांड है पूरा कर, और करना पड़ेगा, चाहे कर्जा हो चाहे ना हो। बात समझ में आ रही है? तो आंखों को खोलो और बंद पट्टी को बाहर निकाल के देखो। ये जो अपलाइन समझाता है, नियत गलत नहीं है रे भाई, तुम गलत नियत से सोच रहे हो, कोई आपको उलझाने नहीं आया है। वो आपके बिजनेस की एडवाइस देता है अपलाइन, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपलाइन बोलता है डायमंड लेवल पे आने के बाद लग्जरियस गाड़ी में आ जाओ, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे महान डायमंड हैं जो लोग लग्जरियस गाड़ी में नहीं आते, वो जिद मचा के बैठे रहते हैं, नहीं गुरुजी 14 लाख आया है। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूं जब हम नीचे लेवल पे होते हैं तो हमारे एडवाइजर होते हैं अपलाइन, और जैसे लोगों का लेवल बड़ा होने लगता है उनके एडवाइजर चेंज हो जाते हैं। फिर उनके एडवाइजर कौन होती है? बीबी। फिर एडवाइजर हो जाता है साला, फिर एडवाइजर हो जाता है काका। अरे तब वो काका कहाँ था जब रोड के ऊपर घुमा करते थे? तब बीबी की एडवाइस कहाँ थी भाई जब तुम 10,000 की नौकरी किया करते थे? जैसे पैसे कमाए, एडवाइजर कौन बन गया? बीबी। मैं देखता हूँ सफायर रैंक का लीडर, पैसा आया, क्या कर रहे हो भाई? गुरुजी प्लॉट ले रहे हैं। मैंने दुनिया की पहला ऐसा बिजनेस देखा है, डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे लोग अपने धंधा को डेवलप करने से पहले धंधा का सामान बेच के खा जाते हैं। बाकी लोग 2 साल तक जो कमाते हैं पैसा लगाते जाते हैं ताकि धंधा बड़ा हो। हमारे धंधे में जो आते जाता है उसको खाते जाते हैं, जो आते जाते हैं उसको खाते जाते हैं, फिर लास्ट में होते हैं मैंने भी किया था। और ये एडवाइजर बदलना आपको जीवन में बहुत बड़ा लॉस दे देता है। याद रखो, बिजनेस में अगर आपको बेटर एडवाइस चाहे, आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, अगर कोई कर सकता है तो वो है आपका अपलाइन। और जीवन में बिजनेस में क्या, कहाँ, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर किसी से एडवाइस लेनी है तो किससे लो? ये जो बीच में तुम्हारे एडवाइजर घुसे हैं ना, वही तुम्हारी बर्बादी के कारण है। अगर तुम्हारे रैंक 6-6 महीना तक रुके हुए हैं ना, इसके सबसे बड़े रीजन वही तुम्हारे बीच वाले घर वाले जो एडवाइजर घुस गए हैं, वही हैं सबसे बड़े रीजन। डायमंड बना, 10 लाख रुपए आया, क्या कर रहे? घर खरीद रहे हैं गुरुजी। बिजनेस खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एडवाइजर कोई और बदल गया थोड़ी देर में। इसलिए इसको बोलते हैं रैंक काउंसलिंग, और ऑलवेज करवाते रहा करो। कभी भी कोई भी रैंक अचीव करो जीवन में, एक मिठाई का डब्बा और एक बुके लेके अपने अपलाइन से मिलो और पूछो, गुरुजी ये 3,60,000 आया है, क्या करना है? 8,20,000 आया है सर, बताइए क्या करना है? तब अपलाइन आपको बेटर एडवाइस देगा। याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे सफलता के पीछे एडवाइस देने आते हैं। जब तुम असफल थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ये कोई मामा फूफा ताऊ जीजा कोई नहीं तुम्हारा साथ दिया था क्या? देता तो तुम ब्लैक डायमंड थे ना, तो ब्लू डायमंड होता। साथ नहीं दिया था, उसको भरोसा नहीं तुम्हारे ऊपर था, भरोसा था अपलाइन को। तो एडवाइजर जीवन में अगर रखना है ना, तो किसी एक इंसान को रखना, दैट इज योर अपलाइन। समझ में आ रहा है? अपलाइन ये एडवाइस जब देता है तो उसकी बात सुनो। गाड़ियां हमारे बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, गाड़ियां हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। जब हम गाड़ियों में आते हैं तो टीम का मेरे को देखने का नजरिया बदल जाता है, टीम हमें आइडियल बनाने लगती है, टीम के सपने डेवलप हो जाते हैं, इसलिए हम जोश के साथ बड़ा काम करने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? जब डायमंड लेवल के बाद हम लग्जरियस गाड़ियों में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल जो है लग्जरी लाइफ स्टाइल हो जाती है। फिर हम कहीं से गुजरते हैं तो दुनिया का मुझे देखने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि मार्केट में 60 लाख 70 लाख की गाड़ी से कौन चलता है? जिसके 500-600 करोड़ के कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, वही लोग ऑडी BMW चलते हैं। हमारे यहाँ डायमंड चलता है, और इससे आपके डाउनलाइन का विजन बड़ा होता है, क्योंकि डाउनलाइन के साथ आपने काम किया है। लोगों के सपने जग जाते हैं कि अगर मेरा डाउनलाइन, मेरा अपलाइन इस पोजीशन पे पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। लोग बोलते हैं नेटवर्कर दिखावा करता है, नेटवर्कर दिखावा नहीं करता है मेरे भाई, उसको शौक नहीं है ऑडी में बैठने का, कोई शौक नहीं है, लेकिन उसके बिजनेस का डिमांड है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जिस बेल्ट को वो लीड दे रहा है, जिन लोगों को लेकर वो काम कर रहा है, वो लोग जीवन में कभी उसको आइडियल मानेंगे ही नहीं, उन लोगों के सपने कभी जगेंगे नहीं। ये समाज, ये दुनिया ही ऐसा है। इसलिए हमारे बिजनेस की कुछ ये इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें करना होता है टाइम टू टाइम, और जिसने समय के अनुसार ये इन्वेस्टमेंट कर दिया उसका धंधा बड़ा हो गया, और जो लोग लेट किए हैं उनका धंधा आज भी खराब होता चला गया है। लेकिन ये करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कर सकता है कोई, हिम्मत होनी चाहिए। दुनिया में लोग आपको लीडर तभी मानेंगे जब आप खुद से ऊपर उठ के कुछ करके दिखाओगे, दिखाना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब लोग आपको लीडर मानेंगे। हाँ या ना? यस या नो? अरे एक बार ड्रेस कोड सही कर लो, छोटी गाड़ी में आ गए, डायमंड के बाद एक बार लग्जरियस गाड़ी में आ गए, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद
आप हेलीकॉप्टर में भी आ जाओगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि हमारी प्रोफाइल हेलीकॉप्टर से प्रभावित नहीं होती है। हम जिस प्रोफाइल में बिजनेस कर रहे हैं उसको हेलीकॉप्टर से लेना देना नहीं है। वो प्रोफाइल बस लग्जरियस गाड़ी तक ही देख पाती है, और उतना दिखाने के लिए अगर हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया, अपने शोरूम पे खर्च कर दिया, तो समझ लो हमारे धंधे की डिमांड पूरी हो गई। अब जो पैसा आएगा बनाओ ना यार उसका घर, अब जो पैसा आएगा बनाओ ना यार उसका बंगला, अब जो पैसा आएगा दो ना यार बीवी को गहने, अब जो पैसा आएगा उसे आप खरीदो ना पुरखौती नहीं, पुरखौती के बाप की जमीन, चाचा दादा ने जो लूट लिया वो सब भी डबल पैसा दे के खरीदो। करना क्या है उसके बाद? डेवलपमेंट ही तो करना है, हाँ या ना? लेकिन पहला धंधे का डेवलपमेंट, तब घर परिवार का डेवलपमेंट। कर सकते हैं? कर सकते हैं? बात समझ में आया? तो कभी भी ड्रेस कोड, टूल्स, गाड़ी, इनको लायबिलिटी मत समझना। हम पागल थे क्या? मैं सफायर लेवल पे जब था तो मैंने होंडा सिटी गाड़ी ले ली थी। सफायर की टोटल इनकम कितनी होती है बताओ? 12-15 लाख रुपए, यही होता है ना? और उस समय मैंने 16-17 लाख रुपए की गाड़ी ले लिया था। बेवकूफ नहीं थे मेरे भाई, मेरे उस समय मेरे धंधे की डिमांड थी गाड़ी। मैं नहीं लेता ना तो मैं 6 महीने में स्टार सफायर नहीं बनता। तुम बचा लेते हो तो 2 साल में स्टार सफायर बनते हो, मैंने नहीं बचाया तो 6 महीने में 8 करोड़ लाख रुपए कमा लिया। धंधे का डिमांड था। मैं जब ब्लू डायमंड बनने ही वाला था उस समय मैंने जैगवार गाड़ी ले ली थी। ब्लू डायमंड की टोटल इनकम कितनी होती है? लगभग 1 करोड़ होती है। तो 1 करोड़ में 16 लाख की होंडा सिटी और प्लस 85-86 लाख की गाड़ी जैगवार, टोटल 1 करोड़ की गाड़ी हो गई। जितना कमाया उतना पैसा उठा के किस में डाल दिया? गाड़ी। और दोनों गाड़ियों की किस्त आती थी वो अलग। मैं बिजनेसमैन था, मुझे पता था अभी जो इन्वेस्ट करूंगा यही पलट के आएगा, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किए। और ये नतीजा है मेरे दोस्त, या 7 साल के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है स्लीपियस वेलनेस से। ये इन्वेस्टमेंट था बिजनेस का, इसलिए आज ये अचीवमेंट आई है। नहीं किया होता तो नहीं आता।